Hello and welcome to my channel Shining Star Always with you. Today we'll see the explanation of contemporary South Asia. If you want the explanation of whole chapter, you can go to the description box and can click the link of the full chapter. Let's start with it. बांग्लादेश जो था वो जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान का पार्ट था, यानी कि सिंस 1947 जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। दो पाकिस्तान थे, वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है। 1971 में एक वॉर हुई थी और उसके बाद से ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिल गई पाकिस्तान से और वो बन गया बांग्लादेश। अब अगर हम इनके कल्चर की बात करें, ये टूटा क्यों? देखो, ऐसा है कि वेस्ट पाकिस्तान का जो कल्चर था वो थोड़ा सा, उनकी लैंग्वेज थी उर्दू लैंग्वेज और उस टाइप का कल्चर होता था, जबकि ईस्ट पाकिस्तान का कल्चर जो है वो है बंगाली कल्चर, बंगाली लैंग्वेज। तो ईस्ट पाकिस्तानी लोगों को ये लग रहा था कि वेस्ट पाकिस्तानी लोग हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है, हमारे साथ सही तरह से व्यवहार नहीं कर रहे। तो वो कुछ प्रोटेस्ट करने लगे। शेख मुजिब उर रहमान जो थे उस प्रोटेस्ट के लीडर होते थे और उन्होंने ये डिमांड किया कि आप हम ईस्ट पाकिस्तानी एरिया को ऑटोनॉमी दे दो, मतलब हमें थोड़ा सा पावर ज़्यादा दो। और 1970 के जब इलेक्शंस हुए तो जो आवामी लीग थी, जो शेख मुजिब की पार्टी थी, वो सारी सीटें जीत गई ईस्ट पाकिस्तान की। मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट लोग कर रहे थे शेख मुजिब को, जो कि ईस्ट पाकिस्तान के लिए ऑटोनॉमी चाहते थे, ज़्यादा पावर चाहते थे। और उन्होंने, जो उनकी पार्टी है, उन्होंने एक बहुत मेजॉरिटी उनकी हो गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो कि पूरे पाकिस्तान की थी। अब जो वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो गवर्नमेंट होती थी वो ज़्यादातर वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेटेड होती थी। मतलब गवर्नमेंट का डोमिनेशन जो होता था वो जो वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप होता था उसके अंडर होता था। जब भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर लीडर जो थे वहीं के थे। तो अब उनको ये कैसे गवारा हो कि कोई ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी मेजॉरिटी में है उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए है। उन्होंने इस असेंबली को बुलाने से बिल्कुल मना कर दिया, शेख मुजिब को अरेस्ट कर लिया। और उस वक्त जो लीडर थे पाकिस्तान के थे वो थे जनरल याह्या खान, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के लीडर थे, और क्योंकि मिलिट्री रूल पाकिस्तान में चल रहा था तो पाकिस्तान के भी लीडर थे। अब उन्होंने अपनी आर्मी भेजी बंगाली लोगों को सप्रेस करने के लिए। जो ईस्ट पाकिस्तान में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको दबाने के लिए यहाँ पर याह्या खान ने अपनी आर्मी भेजी। इस वजह से काफ़ी लोग मारे गए और काफ़ी सारे लोग इंडिया भाग आए अपनी जो जान को बचाने के लिए। जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस के लिए। जो उनकी अब डिमांड जो है ईस्ट पाकिस्तानियों की, वो इंडिपेंडेंस हो गई थी, आज़ादी हो गई थी, और इंडियन गवर्नमेंट ने उस चीज़ को बहुत सपोर्ट किया, उनको मनी भी प्रोवाइड की, उनको वेपन्स भी प्रोवाइड किए। और एक वॉर इस वजह से हो गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। दिसंबर 1971 में क्या हुआ कि पाकिस्तान के फोर्सेस को सरेंडर करना पड़ा ईस्ट पाकिस्तान में, और पाकिस्तान इस वॉर में हार गया और एक नई कंट्री की जो है, एक नई कंट्री बॉर्न हुई जो कि थी बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और एक अपने जो प्रिंसिपल्स हैं वो बताए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये चीज़ लिखी है कि हम लोग एक तो सेक्युलर रहेंगे, यानी कि सारे रिलीजन को इक्वल इम्पॉर्टेंस, देन डेमोक्रेसी रहेगी बांग्लादेश में, और सोशलिज्म रहेगा। 1975 में जो शेख मुजिब थे, जिन्होंने, जो कि लीडर थे इस प्रोटेस्ट के, उन्होंने
धीरे धीरे लोगों को लगा कि वो सारी पावर अपने हाथों में करने लग गए हैं। उन्होंने सारी पार्टियां अबॉलिश कर दी, अपनी वाली को छोड़ करके, आवामी लीग को छोड़ करके। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे शिफ्ट हो गए थे। लोगों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन हो रही थी। जब इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशन, कन्फ्यूज़न हो जाए कि यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब हम तो डेमोक्रेसी चाह रहे हैं और ये तो सारी पावर अपने हाथों में करने को हो रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है। जब भी किसी पॉलिटिकल लीडर का मर्डर होता है तो हम उसे असैसिनेशन कहते हैं। तो उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है एक तक, और साथ ही साथ एक तख्ता पलट होता है। जियाउर रहमान जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के होते हैं वो जीत जाते हैं 1979 में, लेकिन उनका भी असैसिनेशन कर दिया जाता है। एक बार फिर से तख्ता पलट होता है, एक नया लीडर आता है, लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. अरशद। अब जब बांग्लादेश के लोग हैं वो, उनको ऐसे हो गया है कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए ही चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और मतलब जो जो जितने भी ये मिलिट्री रूलर्स होते हैं इनका डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं होता। कभी कभार ये इलेक्शंस भी करवा देते हैं लेकिन वो भी रिग्ड होते हैं। वो सिर्फ इस वजह से करवाते हैं ताकि लोगों में एक इल्यूजन बना रहे कि हम तुम्हारे ही वोट्स से आए हैं। ठीक है, अरशद जो है अपने आप को फिर से इलेक्ट कर लेता है प्रेसिडेंट के लिए अगले 5 साल के लिए। इतना प्रोटेस्ट हो रहा है जबकि डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन लोग इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं कि अरशद को नीचे आना पड़ता है 1990 में, अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है। इलेक्शंस हो जाते हैं नए 1991 से। सिंस देन जो बांग्लादेश है वो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी कि खूब सारी पार्टियां मिलकर के इलेक्शन लड़ती हैं और एक अच्छी स्टेबल डेमोक्रेसी है। 1991 के बाद का एरा पोस्ट कोल्ड वॉर एरा कहलाता है, और ये पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के बाद से बांग्लादेश जो है वो उसमें स्टेबल डेमोक्रेसी है। रिसेंट की बात करें तो यहाँ की लीडर हैं शेख हसीना, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी हैं, और वो फिलहाल बांग्लादेश की लीडर है। काफ़ी ज़्यादा उन पर भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी इलेक्शन रिग कर रही हैं, बट स्टिल बांग्लादेश इज़ इन अ बेटर पोजीशन और उनकी डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन हुई है। So this is the end of this video. If you liked, please do hit that like button, subscribe my channel and stay tuned for more.